वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर इसी को टॉर्क बोलेंगे। रोटेशनल मोशन चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है। इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम यहाँ डिफाइन करेंगे पहले, फिर हम कुछ इसके प्रूविंग्स पर चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले इसी सीक्वेंस में अगर हम पढ़ें तो टॉपिक का नाम डाल दीजिए आप, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स, सुनिए और समझिए। देखिए, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस देन द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नोन एज टॉर्क। मतलब जैसे कि एक डोर है, डोर पीछे उसके कब्जे लगे होते हैं, उन पे रोटेट करता कि नहीं करता बताओ? तो जो कब्जे हैं वो एक्सेस ऑफ रोटेशन हुआ, और जहां हम हैंडल को पकड़ के ऐसे उसको घुमा रहे हैं डोर को, तो ये फोर्स अप्लाई करने का पॉइंट हुआ। तो जो आपने फोर्स अप्लाई किया वो, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं आर। तो फोर्स और आर का प्रोडक्ट, वो भी स्केलर प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट लेना, मतलब क्रॉस लेना है तुम्हें। क्या लेना है? वेक्टर प्रोडक्ट लेना है। क्या लेना है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। मैं समझा रहा हूं कुछ इस तरीके से। एक्सिस ऑफ रोटेशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को इसके अबाउट रोटेट करा रहे हो और जहां फोर्स अप्लाई किया है वो है पॉइंट ऑफ फोर्स, यहां आपने फोर्स अप्लाई किया और ये जो सेपरेशन है इसको आर कहेंगे। तो आर और एफ का जो प्रोडक्ट होगा वो बोला जाएगा टॉर्क। देखिए, आप ध्यान दीजिएगा फोर्स की तरफ, एफ और आर का प्रोडक्ट है ना। अगर डिस्टेंस की वैल्यू आप मिनिमाइज करेंगे तो अप्लाइड फोर्स आपको मैक्सिमाइज करना होगा। डिस्टेंस अगर बड़ी कर दोगे तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इस क्वांटिटी को अगर समझना है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो जैसे हैंडपंप का हैंडल होता है, आपने चलाया कभी? अगर हैंडपंप के हैंडल को आप एंड पॉइंट में पकड़ें तो इजीली चलता है, स्मूथ चलता है, क्योंकि आर बड़ा है, देखो है कि नहीं? तो फोर्स कम लगाना पड़ा। अगर इसी हैंडल को आप अंदर की तरफ पकड़ते चले जाओ तो आपको फोर्स का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, तब ये मूव करेगा। इस चीज को तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, फील कर सकते हो। जितना पास में पकड़ोगे, ध्यान रखिएगा, उतनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आर मिनिमम किया है। आर और एफ का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है, उसे हम बोलेंगे टॉर्क। क्या बोलेंगे? डेफिनेशन लिखिए इसकी जरा पहले, बाद में फार्मूला लिखना। लिखिए, इफ एनी ऑब्जेक्ट फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस then the product of applied force and perpendicular distance between product of applied force and perpendicular distance between point of force application and axis of rotation। मैथमेटिकली रिटन एज, इसको फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे, मैथमेटिकली रिटन एज। देखो, मैं वेक्टर नोटेशन में दिख रहा हूं, डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में। एक्चुअल में वेक्टर प्रोडक्ट जब करेंगे तो प्रॉपर तरीका यही है, आर क्रॉस एफ। पहले हम क्या यूज करेंगे? आर। कुछ बुक्स में या कुछ जगह आपको लोग लिख देंगे एफ क्रॉस आर, एक्चुअली वो रॉन्ग है। आर क्रॉस एफ करिए। अगर कभी न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे, आ रहा हो अगर क्वेश्चन, कभी प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो यानी टॉर्क फाइंड करना है,
तो आप पहले r के कोऑर्डिनेट्स रखें, बाद में f यूज करें, ये बेटर मेथड है। तो r क्रॉस f या क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करते हो, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो क्या आएगा, rf साइन थीटा n कैप। ये ध्यान रखना, यानी कि जो टॉर्क आएगा वो r और f दोनों से परपेंडिकुलर होगा। देखिए टाउ इज वेक्टर क्वांटिटी, टाउ कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन अगर बतानी हो तो हम कहेंगे द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये जो सिंबल यूज किया इसको टाउ कहते हैं, क्या कहते हैं, TAU, टाउ। इसको क्या पढ़ेंगे आप, टाउ। द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किन बोथ, R और F, R एंड F, इन दोनों पर इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। डायरेक्शन जान गए आप, चलिए यूनिट और बनाते हैं। यूनिट ऑफ टॉर्क अगर बनाना है मुझे, तो भाई जी देखो R क्रॉस F है ना, F की यूनिट क्या होती है बताओ, अच्छा न्यूटन, और डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट टॉर्क क्या बनेगी आपकी, न्यूटन इंटू मीटर। अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना हो तुम्हें, देखो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बनाना है, फोर्स का हो गया mlt-2 और डिस्टेंस का L हो गया, तो ml2t-2। ओके, यही वर्क का होता है। कभी कभी किसी जगह पर हो सकता है टॉर्क की यूनिट आपको जूल गिवन हो, तो आप बिल्कुल आश्चर्य न करिएगा, क्योंकि न्यूटन और मीटर का प्रोडक्ट क्या होता है, जूल होता है। नोट करिए इतना। देखिए टॉर्क की एक डायरेक्शन को हम कुछ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। अगर आपका टॉर्क क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो, सुनिए, अगर एंटी क्लॉक है तो उसे हम पॉजिटिव में लिखेंगे, और अगर वो टॉर्क कैसा हो, क्लॉकवाइज हो, तो हम उसे निगेटिव में कहेंगे। मतलब थोड़ा मैं ये बताना चाहता हूं आपको, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का यहाँ सेंस क्या है। जैसे सुनिए, आर्टिकल पहले डाल लीजिए, इसी से रिलेटेड है। हम कहेंगे वर्क डन बाई टॉर्क, वर्क डन बाई टॉर्क। अब आप सोचते हो कि हाँ वर्क डन तो फोर्स से होता था, कि टॉर्क से क्यों होने लगा भाई। अच्छा एक बात सुनिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेस कर दिया, तो वर्क डन होगा कि नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। क्लियर बात। लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट था वो कैसा था, लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन उसी में होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कार यहां है, चार लोगों ने उसको धक्का दे करके कुछ दूर डिस्प्लेस करवा दिया, तो फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन हो गया, या लीनियर कह सकते हो, डिस्टेंस का वर्ड। लेकिन अगर कोई चीज रोटेट करानी हो, जब रोटेशन मोशन होगा तो वर्क डन फोर्स से नहीं होगा, टॉर्क से होगा। कैसे, अगर आप ढक्कन खोलना चाहते हैं बॉटल की, बॉटल लाओ जरा, ढक्कन खोल के दिखाते हैं तुम्हें। अब देखिए ये बॉटल है, इसका आप ढक्कन ओपन करना चाहते हो, इसमें तुम फोर्स लगाओ, देखिए ओपन हो जाए, धक्का मारो, ओपन होगी क्या, फोर्स होता क्या, पुल और पुश, यही तो है फोर्स। क्या ये ढक्कन ओपन होगी। लेकिन इस ढक्कन में अगर आप दो जगह इसको टच करें और घुमा दे, रोटेट करा दे, देखो तो ये ढक्कन ओपन होगी कि नहीं होगी। यहां पर आपको देखो रोटेट कराने के लिए मैं टू फोर्स यूज करने पड़े, इक्वल एंड अपोजिट, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, डायरेक्शन कैसी है एक दूसरे से। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कपल। इन्हीं में से एक फोर्स लिया जाता है, देखो दो फोर्स अप्लाई की मैंने, एक फोर्स की वैल्यू लो और इन दोनों फोर्स के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस यानी 2r, इसको क्या बोलेंगे आप, रेडियस का डबल हुआ है, डायमीटर हुआ कि नहीं हुआ सर्कुलर में। तो ये जो फोर्स और 2r का प्रोडक्ट है, 2r बोलो, d बोल दो उसको, डायमीटर, f इंटू डी, f क्रॉस d, ये टॉर्क बनेगा। तो अगर कहीं रोटेशन मोशन हो रहा हो, रोटेटरी मोशन, वहां अगर वर्क डन का फार्मूला तुम्हें यूज करना पड़े तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सुनिए मेरी बात ध्यान से, मैं यही सिखाना चाहता हूं, वर्क डन बाय टॉर्क। तो यहां पर पहली लाइन तो ये बता दूंगा कि ट्रांसलेटरी मोशन है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा वर्क। बोलो, इन ट्रांसलेटरी मोशन, कैसे मोशन में, ट्रांसलेशन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना मेरी बात को, ये ट्रांसलेटरी में होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रोटेटरी मोशन अगर है, इन रोटेशन मोशन, तो अगर आपको वर्क यूज करना पड़े तो क्या करेंगे आप? फोर्स नहीं, फोर्स की जगह क्या यूज करेंगे? टॉर्क। क्या यूज करेंगे? टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा? यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कराने के लिए टॉर्क चाहिए। स्टीयरिंग घुमाते हो आप, बोलो, कोई ऐसे धक्का देख थोड़ा आगे बढ़ा देते हो स्टीयरिंग को? स्टीयरिंग रोटेट कराते हैं। रोटेटिंग मोशन में जो वर्क डन हो रहा है वो टॉर्क की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? तो अब हम अगर कैलकुलेट करना चाहें फार्मूला, तो सुनिए, हम डिफरेंशिएशन पैटर्न यूज कर रहे हैं। तो वर्क डन का स्मॉल पार्ट लिया हमने सैंपल, तो उसको क्या लिख देंगे? DW। आपने किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगाया टाउ, तो उसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा हुआ। सुनिए जरा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मेथड में हम लोग छोटा पार्ट लेते हैं, तो वर्क का भी एक छोटा स्टेप ले लिया DW, और डिस्प्लेसमेंट भी हो पाया डी थीटा। टॉर्क तो पूरा लगा है। अच्छा, लिमिट्स अगर लेनी हो, ध्यान रखना मेरी बात को, अब इसको डिफरेंशियल रूप में लेने दो, बाद में इसमें इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करके हम टोटल वर्क चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अगर हम टोटल वर्क डन चाहते हैं बाय द वे, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड के। नहीं बताओ, तो इधर DW का इंटीग्रेशन क्या हो गया? W, और यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। थीटा की वैल्यू स्टार्टिंग तो थी, वहां 0 डिस्प्लेसमेंट था थीटा पे, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होते होते कितना हो गया? थीटा। ऐसा सपोज करिए, तो ये बन जाएगा टाउ डी थीटा। अब टाउ का फार्मूला क्या अभी पीछे सीखा हम लोगों ने? क्या सीखा, तुम्हें याद है किसी को? R इंटू एफ। बोलो, तो हम उसमें R इंटू एफ यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसको फिलहाल, हम तो वर्क डन का फार्मूला निकालना चाहते हैं, तभी यहीं तक सफिशिएंट है आपके लिए। जब कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे वहां आपको टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गिवन होगा, तो हम इस तरह का फार्मूला यूज करेंगे। इसको नोट करिए, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए, वर्क निकालने के बाद हम लोग पावर डिलीवर्ड और देख लेते हैं, टॉर्क ने कितना पावर डिलीवर किया। तो अब जो पॉइंट आया उसका नाम पड़ेगा पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। तो देखिए, हमने अभी पीछे तो सीख ही लिया, वी नो दैट, कह सकते हो डायरेक्ट आप, कि जो वर्क डन होता है हमारा वो कितना होता है? टॉर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट। बोलो भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो डी लिख दो या डेल्टा लिख दो, एक ही बात है। अच्छा, हम पावर बनाना चाहते हैं, तो पावर में तो आपको पता है कि वर्क में टाइम से डिवाइड होता है, ये तो जानते होगे। W/T को क्या बोलते हो? पावर नहीं बोलते हो क्या? तो हमने दोनों साइड अपनी तरफ से डेल्टा टी से डिवाइड कर लिया। अब ये P बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, W/T को P बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और ये डी थीटा बाई dt क्या होता है, आपको याद है? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी। तो पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क अगर निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे? टाउ इनटू ओमेगा। इसको देखो, ये वेक्टर नोटेशन में पावर स्केलर होता है, लेकिन टॉर्क वेक्टर होता है कि नहीं होता है? और एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर होती कि नहीं होती है? देखो, रोटेशन में ये फार्मूला पावर का हुआ, और ट्रांसलेशन में आपको याद होगा, मैंने पीछे लिखाया था, पावर का फार्मूला होता था F.V। याद है? क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो फोर्स अप्लाई होता है, और रोटेट होता है तो फिर टॉर्क यूज होता है। तो F की जगह क्या यूज हुआ? टॉर्क। तो लीनियर वेलोसिटी की जगह यहां क्या यूज होगा? एंगुलर वेलोसिटी। देखो, सिमिलर फार्मूला है कि नहीं है? ऐसा फार्मूला हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये टॉर्क हो गया। एक और चीज हम सिखाना चाहते हैं यहां पर आपको, टॉर्क से रिलेटेड ही, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। कैसा? टॉर्क की वैल्यू इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है ये जानिए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होते हैं ना, इनमें अगर कोई फॉर्मूला बनाया गया है तो हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और हेडिंग डालना पड़ेगा आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क। इसको और समझ लें, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। देखो क्या होगा, कैसे होगा, सुनिए। पहले तो टॉर्क का फार्मूला आप सीख चुके हो, वो लिखोगे। वी नो दैट टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, मैंने बोला था R क्रॉस F, याद आया?
पहले आर यूज करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। कुछ जगह मैंने पहले एफ और आर बाद में देखा है, बाय मिस्टेक लोग ऐसा लिख सकते हैं, बट वो रॉन्ग है। माइनस लगाओ या तो आगे, क्या यूज करो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर आप अपोजिट ऑर्डर ले रहे हैं तो माइनस आता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके, खैर फिलहाल ये समझे। अच्छा सुनो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर टॉर्क को लिखूंगा मैं, तो सुनिए कैसे लिखूंगा। टाउ के 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में और एक जेड में। तो टाउ एक्स आई, टाउ वाई जे और टाउ जेड के। ये जो टाउ एक्स, टाउ वाई और टाउ जेड है ना, ये बोले जाते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। ऐसे ही अगर आर को मैं बोलूं, आर का नाम होता है पोजीशन वेक्टर। क्या होता है, आपको जानकारी होगी, मैं पीछे बता भी चुका हूं शायद। टाउ होता है एक्स आई वाई जे जेड के। अगर नहीं लर्न है तो ये बातें याद करनी है तुम्हें। फोर्स को भी इसी तरह हम कंपोनेंट्स में लिख सकते हैं। देखो, एक्स एक्सिस का फोर्स है तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स। वाई एक्सिस पे फोर्स होगा तो एफ वाई, और जे तो उसका होता ही, आप जानते हो, रेक्टेंगुलर पार्ट एफ जेड के। क्या पहले ये बातें बताओ मुझे कि टाउ इस तरह, आर इस तरह और एफ इस तरह लिख सकते हैं, ये चीज आप समझ पाए कि नहीं? इन सबको यूज करना है तुम्हें, तो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए ना। तो टाउ का जो क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए हमें डिटरमिनेंट मेथड यूज करना है। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट मैं वेक्टर चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करना जानते हैं तो प्लीज चैनल में जाइए, आप वेक्टर वाला चैप्टर ओपन करिए, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट करना मैंने सिखाया है, फिर यहां भी सिखाई दे रहा हूं एक बार। तो देखिए एक्स वाई जेड, पहले आर के लेने मुझे, आर के कंपोनेंट्स, तो एक्स वाई जेड पहले यूज कर रहा हूं। फिर हमें लेना एफ का, तो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। कोई डाउट यहां तक बताइए? डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए तरीका समझना, ये वाला डायगोनल जो इस तरफ होता है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, और जो इस तरफ से लेते हैं इसको क्या बोलते हैं, सब डायगोनल। क्या बोलते हैं? ये डिटरमिनेंट ओपन करने का तरीका सुन लीजिए। पहले करेंगे क्या आप, सबसे पहले आई के लिए ओपन करा जाता है, फिर जे के लिए ओपन करते हैं, लेकिन जे में माइनस लगा के लेते हैं, ऑल्टरनेट होता है, प्लस आई माइनस जे प्लस के। अब हम के लिए ओपन करेंगे, देखो ध्यान देना, प्लस के। ऐसे आप बिल्कुल सिंपल पैटर्न समझ लो, लिख दीजिए और ब्रैकेट्स लगा दीजिए, और ब्रैकेट्स के सेंटर में निगेटिव साइन लगा दीजिए। ये मैं एक सिंपल वे से बता रहा हूं आपको, वर्किंग सिखा रहा हूं। अब सुनिए, हम सबसे पहले किसके लिए बनाना चाहते पता है? आई के ब्रैकेट को ओपन करना चाहते ना। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, जिस ब्रैकेट को फिल करना है मुझे, आई को फिल करना, तो आई दोनों साइड से क्रॉस कर दीजिए। अब आई देखो एकदम कट गया, गायब हो गया। अब आपके पास देखो 4 चीजें दिख रही होंगी आपको। पहले प्रिंसिपल वाला हिस्सा लेंगे, वाई एफ जेड। क्या लिखेंगे आप? वाई एफ जेड, और फिर जेड एफ वाई, फिर सब डायगोनल का मल्टीप्लाई लेते हैं। क्या ये बात समझ में आई आपको कि नहीं, बताओ? ये मैंने आपका पहले आई का फिल कर दिया, अब हमें किसका फिल करना है? जे का। तो अब इस बार हम क्या करेंगे, जे को लेंगे। किसको लेंगे? ये क्या था, ये क्या था, एफ वाई। अब हम लोग उसको लेने वाले हैं, किसको? जे को। तो देखिए ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए। अब हम जे पे इसी तरह की लाइन ट्रेस करेंगे, किस पर? जे पर। देखो ऐसे आपको एक्स एफ एक्स जेड एफ जेड दिख रहा है, तो आप क्या करिएगा, पहले प्रिंसिपल वाला लेते हैं, एक्स एफ जेड, फिर जेड एफ एक्स। ओपन करना समझ में आ रही बात ना? अब हम फिर वही काम करते हैं, इन दोनों को हटा देते हैं दोबारा। के लिए ओपन कर रहे हैं, किसके लिए ओपन कर रहे हैं आप? के लिए जब ओपन करेंगे देखो, तो इसको ऐसे आप, लेकिन आप ऐसे लाइन खींच के कट मत करिए, बड़ा गंदा हो जाएगा। आप छुपा लिया करिए, दोनों हाथ ऐसे यूज करिए, और पेन रख लीजिए इधर से और इधर से, छुपा छुपा के करिएगा, ठीक है? अब के लिए ओपन करोगे तो एक्स एफ वाई, देखो एक्स एफ वाई, और उधर वाई एफ एक्स। ये तुम्हारा बनेगा ओपनिंग। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करिए, मत करिए, कोई जरूरत ही नहीं, हमें कंपोनेंट्स मिल गए। इधर टाउ को क्या लिख सकते हो, जरा पूरा ओपन करके लिख रहा हूं। टाउ को लिख सकते हो टाउ एक्स आई, टाउ वाई जे और टाउ जेड के। बोलो भाई जी, आई का कंपोनेंट यहां जो है उसको कंपेयर करेंगे यहां के आई कंपोनेंट से। देखो, कंपेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ आई जे एंड के। तो
तो चलिए आई का कंपोनेंट यहां पर एलएचएस में टाउ एक्स है, आरएचएस में वही चीज क्या है, वाई एफ जेड जेड एफ वाई। बोलो समझ में आया इतना कि नहीं, बताओ। अब हम टाउ वाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं, तो उधर टाउ में देखो माइनस लगा, वाई में जे का कंपोनेंट देखो आप माइनस सही थे ना, तो माइनस अंदर ले चलो। तो पहले क्या लिख दोगे आप, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, मैंने ऐसे लिख दिया। अब टाउ जेड का लिख लो, तो टाउ जेड का देखो यहां पर जो के का कंपोनेंट है हमारा वो एक्स एफ वाई और वाई एफ एक्स है, वो लिख दीजिए एक्स एफ वाई वाई एफ एक्स। ये जो रिजल्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, नोट कर दें। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी जरूरी है इस चैप्टर के लिए, आगे समझने के लिए कुछ पॉइंट्स इस पर आएंगे। जैसे पहले सुन लीजिए, ये एक मैंने एग्जांपल के तौर पे जैसे बैलेंस होती है, बैलेंस की वो डंडी बना दी है। अब एक बात सुनिए, यहां पर कुछ वेट आप ऐसे हैंग कर दो और कुछ वेट यहां पर हैंग कर दो, अमाउंट अलग अलग है, मतलब एक जगह आप m1 कह दो, दूसरी जगह m2 कह दो। बैलेंस पॉइंट ध्यान रखिएगा, जिस भी जगह पर सपोज करो ये पॉइंट ऑफ बैलेंस है, क्या है, तो यहां से जो डिस्टेंस होगी उसे आप d1 कह देंगे और वहां से जो डिस्टेंस होगी उसे d2 कह देंगे। अगर कोई ये यहां देखो, एक भी अगर हैवी होगा तो इसका मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, मतलब रोटेशन टाइप का होगा। कैसा मूवमेंट होगा, तो हम यहां ये कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का मतलब समझना, एट रोटेटरी इक्विलिब्रियम, रोटेटरी इक्विलिब्रियम के लिए एट रोटेटरी इक्विलिब्रियम क्लॉकवाइज, ध्यान रखना प्लीज, मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। मतलब इसका सेंस क्या निकला, सुनिए जरा। अगर कोई सिस्टम रोटेशन के इक्विलिब्रियम पर है तो उसका क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होता है। इन द सेंस इन दोनों का जब दोनों इक्वल है, होते अपोजिट है, क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर टू थिंग्स इक्वल अपोजिट हो तो नेट क्या होगा, जीरो। तो इसको दूसरे सेंस में कह सकते हैं, और एल्जेब्रिक सम ऑफ ये स्टेटमेंट लर्न रखना, एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट विल बी जीरो। अब देखो मोमेंट्स फोर्स के साथ भी हो सकता है और मास के साथ भी ले सकते हो आप। जैसे यहां मैंने वेट लिया था तो फोर्स के साथ हुआ, मास के साथ भी कह सकते हो। मैंने जैसे मास के लिए लिख दिया सिग्मा एम आर, देखो एम मतलब मास और आर मतलब डिस्टेंस, जो d1 d2 ली थी वो। तो इसको अगर फॉर्मूले वाइज करें हम, तो मास के लिए हम लोग सिग्मा एम आर लिखेंगे जीरो, क्या लिखेंगे, और अगर फोर्स की जगह लिखना हो तो सिग्मा टाउ आर, ये जीरो होगा। तो यानी क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों आपस में कैसे रहते हैं, इक्वल, अपोजिट, नेट वैल्यू जीरो। इसको नोट करिए, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स रहेगा। देखिए इसको हम लोग फोर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, टॉर्क की जगह। जैसे इसको बनाया कैसे है, सुन लीजिए। इससे ये फोर्स वाला कैसे बना, टॉर्क ना बनाकर फोर्स के लिए बनाए। जैसे एम आर है, देखो सिग्मा एम आर, इसका मीनिंग क्या है, मास और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अगर आप जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें अगर हम सपोज करो ये सिग्मा एम आर जीरो था, हमने जी से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, इधर तो जीरो ही रहेगा। लेकिन एम और जी क्या बनाता है बताओ, अच्छा फोर्स बनाता है, तो इसको सिग्मा एफ आर नहीं लिख सकते हो, यानी ये टॉर्क के लिए हो गया एफ इंटू आर। टॉर्क का एल्जेब्रिक सम क्या रहेगा, जीरो। ऐसे ही एम और आर का भी एल्जेब्रिक सम जीरो। ठीक है, अब हम जो आगे डिस्कस करने वाले पॉइंट, उसका नाम डालें एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम तो आप जानते हो कि नहीं जानते, बताओ। अब हेडिंग डालेंगे एंगुलर मोमेंटम।
हेडिंग डालो एंगुलर मोमेंटम। देखिए एंगुलर मोमेंटम को समझना अगर आपको, तो पहले आप लीनियर मोमेंटम को एक बार रिवाइज करिए। क्या था लीनियर मोमेंटम, सुन लीजिए। वी नो दैट, फिर मैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन बताऊंगा। वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। याद है आपको? देखो जो लीनियर मोमेंटम होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम का मोमेंट एंगुलर मोमेंटम बोला जाएगा। मोमेंट मतलब होता है, ध्यान रखना, मोमेंट वर्ड अगर हम यूज करें कहीं तो मतलब होता है डिस्टेंस से प्रोडक्ट। क्या मतलब होता है? डिस्टेंस से प्रोडक्ट। तो डेफिनेशन में लिख रहा हूं एंगुलर मोमेंटम की, सुनिए जरा ध्यान से, डेफिनेशन सुनिए। the moment of linear momentum, the moment of linear momentum is called angular momentum। अब ये कैसा है, जरा इसका मीनिंग समझ लें। मैंने बोला मोमेंट ऑफ, मोमेंट मतलब होता है डिस्टेंस से प्रोडक्ट। तो अच्छा इसको डिनोट किससे करेंगे भी समझ लो। इट इज डिनोटेड बाय, कुछ बुक्स में आपको इसका सिंबल जे मिलेगा। कुछ राइटर्स जैसे कुमार मित्तल है वो जे लिखते हैं, लेकिन कुछ राइटर्स एल भी बनाते हैं। इसको क्या बनाते हैं? तो अब आपके पास जो भी राइटर की बुक हो आप उस हिसाब से समझ लें, या जो आपके स्कूल में टीचर बताएं, दोनों ही आप यूज कर सकते हो। मैं जे यूज करूंगा, ध्यान रखिएगा। तो एंगुलर मोमेंटम हमें बनाना है। मैंने बोला है एंगुलर मोमेंटम मोमेंट है किसका, देखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, मोमेंट मतलब होता है डिस्टेंस से प्रोडक्ट। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस। तो फिर भाई जी जरा ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम जे से रिप्रेजेंट कर दिया, लीनियर मोमेंटम पी से होता है, और डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा, देखो जे इज इक्वल टू पी क्रॉस आर। इसी में पी को हम लोग क्या लिख पाएंगे बताओ? अच्छा एमवी। पी क्या होता है? एमवी। तो जो हमारा बनेगा जे, उसका फार्मूला एमवीआर, या बिना वेक्टर नोटेशन के लिखूं तो सिंपल लिख दूंगा एमवीआर। तो ध्यान रखिएगा एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है जे इज इक्वल टू एमवीआर। नोट करें इसको। देखिए ये जो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकला है अभी, जस्ट अभी एकदम ताजा ताजा, देखो अभी गर्म होगा, अभी छूना नहीं इसको, ठीक है। इसकी हम यूनिट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं भाई जी? यूनिट। अच्छा यहां से यूनिट नहीं बना सकते हो क्या? देखो एम मतलब केजी, वी मतलब मीटर पर सेकेंड, आर मतलब मीटर। तो जो यूनिट बनेगा हमारा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बना सकते हो? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान रखना एम एल टू टी माइनस वन। ओके। अच्छा ये कैसी क्वांटिटी, नेचर की अगर बात करें तो J इज वेक्टर। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। J मतलब समझ गए ना, एंगुलर मोमेंटम। ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहो आप, सुनिए, तो J वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। ध्यान रखना इस तरह से, ये ऑर्डर एक्चुअल है। वहां मैंने लिख दिया P क्रॉस R, अलग बात है, देखो पीछे P क्रॉस R लिख दिया था, लेकिन इसको लिखना क्या चाहिए? अगर प्रॉपर में कभी न्यूमेरिकल लगा रहे हो तो R क्रॉस P, मतलब पहले R यूज करना। जैसे टॉर्क में था R क्रॉस F, वैसे ही हम R क्रॉस P यूज करेंगे। इसको नोट करिए, फिर इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यूनिट हो गई हमारी, डायमेंशन हो गई। इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में अगर कभी एग्जाम में आ जाए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ये डाल दीजिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ J।
सुनिए, जैसे हमने टॉर्क के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए थे, वैसे जे के बनाओगे आप। कैसे, जरा सुनिए। इधर तो आप जे लिख दीजिए, उधर डिटर्मिनेंट बना लीजिए। आर क्रॉस पी है ना, तो आई जे के, आर के लिए एक्स वाई जेड। बोलो, ये तो समझ में आ रहा होगा। तो टॉर्क अभी निकाला हम लोगों ने जैसे। और यहां पर पी के कंपोनेंट आएंगे तो क्या लिखोगे? पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे। अगर आप उस वाले में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सीख पाए थे तो अब सीख लीजिए। हमें देखो आई के लिए ओपन करना है। किसके लिए? सबसे पहले आई बनाते हो, याद आया? फिर ब्रैकेट बनाया, फिर बीचों बीच में निगेटिव लगा दिया, फिर पहले प्रिंसिपल डायगोनल प्रोडक्ट किया तो क्या आया? वाई पी जेड। देखो, फिर माइनस जेड पी वाई। याद आ रहा है? अब हम जे के लिए ओपन करेंगे तो जे वाला कैसा लेते हैं हम लोग? माइनस। फिर जे के लिए जब ओपन करना है तो जरा देखना जे कैसे कैसे ओपन हो रहा है, जरा इसका स्टाइल समझ लो। तो जब जे के लिए ओपन करो, इसको आप छुपा दो। आप लोग ऐसे ऐसे छुपाया करिए, ऐसे काटिएगा नहीं, गंदगी हो जाएगी। एक्स पी जेड देखो, और फिर जेड पी एक्स। फिर हम इसी तरह इसको के के लिए ओपन करना चाहते हैं। किसके लिए? के के लिए ओपन करोगे अगला ब्रैकेट। तो फिर क्या होगा जरा, अब इसको आप इसको क्रॉस कर लीजिए, इसको। तो इसको छुपाया, इसको छुपाया, तो हमारा एक्स पी वाई वाई पी एक्स, एक्स पी वाई वाई पी एक्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अब कंपेयर करोगे किससे? देखो, जे को क्या लिखोगे? जे एक्स आई, जे वाई जे, और जे जेड के। चलो पहले जे एक्स लिखते हैं। तो जे एक्स यहां पर किससे कंपेयर हो रहा है? वाई पी जेड, जेड पी वाई। जे वाई से कंपेयर करोगे, ये चीज अल्टर कर देना क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये हो जाएगा जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। फिर जे जेड लिखोगे आप, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। These are rectangular components of the angular momentum.